ठीक है, हो गया। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फिगर ऑफ स्पीच में बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये जो है इससे हम बहुत ज्यादा एग्जैक्ट बनेंगे फिगर ऑफ स्पीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं। उसका एक कलेक्शन है। तो ये प्रकाश में बहुत अच्छा लिखा है। तो हम सब इसको डिस्कस करेंगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे और इसको याद भी करेंगे। पहला है कि जो फिगर ऑफ स्पीच है, इन फिगर ऑफ स्पीच इज अ मीटर, अ राइमिंग फिगर, अ राइमिंग इमेज, अ रिटोरिकल फिगर। अ फिगर ऑफ स्पीच इज तो दैट इज अ रिटोरिकल फिगर। क्या है? एक रिटोरिक है। क्या है? रिटोरिक है। राइमिंग इमेज नहीं है, ये राइमिंग फिगर भी नहीं है। इट्स अ मीटर, नॉट अ मीटर। इट इज कंसिडर्ड विद अ रिटोरिकल फिगर। ठीक है, सो रिटोरिकल फिगर ये सही है। अ फिगर ऑफ स्पीच, जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, फिगर ऑफ स्पीच इज फिगर ऑफ स्पीच जो है is an intentional repetition of ordinary language for the sake of rhetorical effect. फिर next है an intentional deviation from ordinary language for the sake of rhyming effect. An unintentional deviation from the specific language for the sake of musical effect. और लिखा है an intentional deviation from the ordinary language फॉर द सेक ऑफ रिटोरिकल इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है? ये है एन इंटेंशनल डेविएशन है, जानबूझकर एक डेविएशन है, एक भटकाव है, एक बदलाव है फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज, साधारण लैंग्वेज की लीक से हटकर काम करना। मतलब किसी चीज को प्लेनली कहने के बजाय उसमें नमक मिर्च मसाला लगाकर बोलना, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच। वही उसको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो जो राइटर होता है वो जानबूझकर डेविएशन लेता है, जानबूझकर बदलाव लेता है कि उसमें वह रस पैदा कर सके, उसमें वो अलंकार पैदा कर सके। तो उसका एक सोची समझी पूरा उसका एक सोचा समझा उसका आइडियोलॉजी होती है कि भाई मैं साधारण तरीके से बात कहूंगा तो फिर मैं काहे का कवि, काहे का राइटर। मैं बातों को थोड़ा सा और ज्यादा उसको मैग्नीफाई करने के लिए, बातों को और ज्यादा सिग्निफिकेंट बनाने के लिए, बातों में और रस पैदा करने के लिए वह ऐसा जानबूझकर करता है। इसीलिए वो कहा गया है कि एन इंटेंशनल डेविएशन, जो फिगर ऑफ स्पीच हमारा है, इज एन इंटेंशनल डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी लैंग्वेज। साधारण लैंग्वेज से डेविएशन है, एक भटकाव है। वो रास्ता जो है ऑर्डिनरी लैंग्वेज का सीधा सीधा है, लेकिन राइटर जो होता है फिगर ऑफ स्पीच का यूं टर्न लेता है, मतलब उसमें अलंकार भरने के लिए उसको छोड़कर, उसको डेविएट, उसका एक तरह से डेविएशन होता है, और वो छोड़कर ऐसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है जो रस से भरी हो, जो उसमें उसको हास्यास्पद बना सकता है, उसको और सीरियस बनाने के लिए, उसमें और ज्यादा उसको इंप्रेसिव बनाने के लिए ऐसा वो काम कर सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह फिगर ऑफ स्पीच is an intentional deviation from the ordinary language for the sake of rhetorical effect. Rhetorical effect मतलब उसमें rhetoric का मतलब ही होता है figures of speech। तो अभी देखा इसमें अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखे हैं कि rhetorical figure होती है, उसी को हम figure of speech कहते हैं। तो rhetorical effect लाने के लिए वह अपने जो कॉमन लैंग्वेज से हट कर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वह चीजों को और ज्यादा मैग्नीफाई कर सके और चीजों को अच्छा बना सके, इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रेडिशनली फिगर ऑफ स्पीच, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनली फिगर्स ऑफ स्पीच आर क्लासिफाइड इनटू सिमिलीज एंड मेटाफर्स। इनटू सिमिलीज एंड मेटाफर्स मतलब जो परंपरागत तरीके से जो फिगर्स ऑफ स्पीच थी, क्या वह क्लासिफाइड थी, क्या वह बंटी थी इनटू सिमिली और मेटाफर में, सिमिली एंड मेटाफर्स, अटरेंस एंड परफॉर्मेंस में, या फिर स्कीम एंड ट्रूथ्स में, या फिर वर्ड्स एंड फ्रेजेस में। तो यह स्कीम्स और ट्रूथ्स में बटा हुआ था। किस में बटा था? स्कीम्स और ट्रूथ्स में बटा हुआ था।
एक मिनट। इसमें स्कीम्स एंड ट्रूप्स में जो परंपरागत तरीके से था। फिगर ऑफ स्पीच इज समटाइम्स कॉल्ड, फिगर्स ऑफ स्पीच को कभी कभी हम क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच को कभी कभी हम रिटोरिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटोरिक कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को कभी कभी हम रिटोरिक कहते हैं, ठीक है। एलिटरेशन, जो एलिटरेशन है, मे बी डिफाइंड एज, एलिटरेशन को और हम क्या कह सकते हैं? एलिटरेशन जो अनुप्रास होता है उसको और हम क्या कह सकते हैं? कह रहा है कि अ लिटरेरी जार, क्या इसको एक लिटरेरी जार कहेंगे? या रिपीटेड कंसोनेंट्स इन अ सेंटेंस, क्या सेंटेंस में कंसोनेंट साउंड का रिपीटिशन उसको हम कहेंगे? अ रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, या लिटरेरी एप्टीट्यूड कहेंगे? क्या कहेंगे? तो रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, मतलब सब ये कह रहा है कि क्या कंसोनेंट, जो कंसोनेंट साउंड होता है उन्हीं के रिपीटिशंस को हम क्या एलिटरेशन कह देंगे? नहीं। रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच साउंड, जो स्पीच साउंड है उसका रिपीटिशन हो इन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में, क्रम में ऑफ वर्ड्स, दमके दतिया दुत दामिन ज्यों किलके कलवाल विनोद करें, ये लाइन जो है दैट इज, ठीक है, अलिटरेशन। ये है नेक्स्ट है, ओ बट आई फियर द फीकल फ्रीक्स, ठीक है, इज एन इंस्टेंस ऑफ, यह एक उदाहरण है। ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, बोला ओ बट आई फियर द फीकल फ्रीक्स इज एन इंटेंस ऑफ, इज एन इंस्टेंस ऑफ, इंस्टेंस का मतलब हो गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? तो इसका जो एग्जाम्पल है, बोल रहा है कि ओ बट आई फियर द फीकल फ्रीक्स, मतलब फियर फीकल फ्रीक्स। तो ये क्या है? एफ साउंड का जो है, इसका एफ साउंड का जो है रिपीटेशन हो रहा है। एफ साउंड का जो साउंड का रिपीटेशन हो, स्पीच साउंड का रिपीटेशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिटरेशन। क्या बोलते हैं? एलिटरेशन। तो इसलिए ये सही है, ठीक है। फुल फैंथम 5 दाई फादर लाइज, है ना, लिखा है फुल फैंथम 5 दाई फादर लाइज in an example of, is an example of alliteration, litotes, alliteration, litotes और apostrophe और epigram। तो इनमें से क्या है? तो जाहिर सी बात है इसका रेपिटेशन है फुल फैंथम 5 फादर, ठीक है। तो ये जो है, ये है तुम्हारा एलिटरेशन, ये है भाई हमारा, सॉरी, हमारा एलिटरेशन, ये हम सबका क्या है? एलिटरेशन है। फिर नेक्स्ट है, what term is used when repetition of the same word or words at the start of 2 or more lines? कह रहा कि उस टर्म को हम कौन सा टर्म कहेंगे, उसको हम कौन सा टर्म कहेंगे when, जब रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड, जब रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड, समान शब्द का, और वर्ड्स अथवा समान शब्दों का रिपीटिशन हो एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more टाइम्स, शुरुआती एक बार या फिर 2 बार, 2 शब्द, ठीक है। शुरुआती जो 2 शब्द हैं, जो कोई भी लाइन है, अगर उसके शुरुआती 2 शब्द अगर हैं और दोनों जो है रिपीट करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? व्हाट टर्म इज यूज्ड व्हेन रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड और वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more टाइम्स, जो 2 बार या 2 से अधिक बार एक ही लाइन में अगर उनका रिपीटिशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनाफोरा। क्या बोलते हैं? एनाफोरा, दैट इज एनाफोरा। एनाफोरा। फिर है the term used for repetition of a word or phrase as the beginning of successive clause, ठीक है। the term used for the repetition of the word or phrase, वह टर्म, सॉरी,
वह टर्म बोल रहा है कि वह टर्म द टर्म यूज्ड फॉर रिपीटिशन, ऐसा टर्म, ऐसा कोई टर्म हो जो यूज्ड हो फॉर रिपीटिशन ऑफ द वर्ड, वह शब्दों के रिपीटिशन के लिए वर्ड हो अथवा फ्रेज के रिपीटिशन के लिए वर्ड हो, एज द बिगिनिंग, शुरुआती, और सक्सेसिव क्लास, और सक्सेसिव क्लास जो होता है, जो उसको जो पीछे का उसके क्लास है, सक्सेसिव क्लास जो फॉलो करने वाला क्लास, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एनाफोरा। क्या कहेंगे, एनाफोरा, ठीक है। द फिगर ऑफ स्पीच कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंस इज कॉल्ड, वही चीज सेम है। द फिगर ऑफ स्पीच कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटिशन ऑफ टू वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द कंसेक्यूटिव सेंटेंस। शुरुआती, मैंने बताया कि शुरुआती जो दो वर्ड्स होते हैं, दो वर्ड या तीन वर्ड जो भी अगर रिपीट करते हैं शुरुआती सेंटेंस के, तो वो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाफोरा कहते हैं, एनाफोरा। तो एनाफोरा से रिलेटेड ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ड, द अपोजिट ऑफ एनाफोरा, एनाफोरा का अपोजिट जो क्या होता है, एनाफोरा का अपोजिट जो होता है वो होता है एपिस्ट्रॉफी। क्या होता है, एपिस्ट्रॉफी, एपिस्ट्रॉफी। फिर है द ludicrous डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडियाज इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ, जो ये बोल रहा है कि ludicrous मतलब हास्यास्पद, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब गिरते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, जो है सीरीज ऑफ आइडिया, विचारों की ऐसी श्रृंखला जो नीचे गिरते गिरते घटते क्रम में चलती चली जाए और वह अंततः हास्यास्पद हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं द ludicrous डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडिया, सीरीज ऑफ आइडिया इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटी क्लाइमेक्स। ये एंटी क्लाइमेक्स होता है चढ़ते क्रम में, और ये होता है घटते क्रम में, घटते क्रम में नीचे। जैसे कहा जाए कि वह अपनी बीबी खो दिया, अपनी माँ खो दिया, अपनी बीबी खो दिया, अपना बच्चा खो दिया, और अपना पर्स भी, और अपनी घड़ी भी। तो माँ बाप की तुलना और फिर नीचे पर्स की भी बात करने लगा, तो वह हास्यास्पद थोड़ी हो जाती है। तो कोई भी आइडिया, कोई भी विचार शुरुआत में लगे कि हाँ यार ये बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर की बात है, और फिर नीचे उसी से जुड़ी, उसी क्रम में नीचे बहुत ही हल्की बातें करने लगे, उसको हम कहते हैं ludicrous। क्या बोलते हैं, ludicrous डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम का ऑर्डर, हास्यास्पद घटते क्रम का ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर हो किसी विचारों की ऐसी श्रृंखला जो नीचे घटते क्रम में आती चलती चली जाए और वो हास्यास्पद हो जाए, उसको हम बोलते हैं एंटी क्लाइमेक्स। और क्लाइमेक्स क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। अब ऐसे कहें कि वह अपना सब कुछ खो दिया, उसका सब कुछ चला गया, ठीक है, और अपना बच्चा खो दिया, अपनी वाइफ को खो दिया, अपनी माँ भी खो दिया, अपने पिता को भी खो दिया, मतलब बढ़ते क्रम में चलता चला जाए, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स। लेकिन अभी इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लाइमेक्स। क्या बोलेंगे, एंटी क्लाइमेक्स। तो ये बी वाला सही है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमेक्स। जो एंटी क्लाइमेक्स का अदर नेम, दूसरा नाम क्या है, एंटी क्लाइमेक्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो एंटी क्लाइमेक्स का दूसरा नाम, जो एंटी क्लाइमेक्स मतलब घटते हुए क्रम में है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैथास भी। क्या बोलते हैं, बैथास और पैथास दो वर्ड हैं। इसको कभी जब लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी तो हम अलंकार जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हम देख रहे हैं, लेकिन बैथास और पैथास हम पढ़ेंगे आगे।
फिर लिखा है द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमेक्स इज, क्या एंटी क्लाइमेक्स जाहिर सी बात है घटते हुए क्रम में है, तो एंटी क्लाइमेक्स क्या है, वो है हमारा बैथास, बैथास, जिसमें हम धीरे धीरे वो अंततः उसका अंत ऐसा हो कि वह उसमें हंसी हंसने का हो, हास्यास्पद होता चला जाए, तो उसको हम बोलते हैं बैथास। इन अदर वर्ड्स द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स का दूसरा नाम है बैथास, BATHOS, दैट इज बैथास। ये तो जस्ट अपोजिट है किसका, एंटी क्लाइमेक्स का, एंटी क्लाइमेक्स है, जस्ट उल्टा। फिर लिखा है 14 नंबर है द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड शिलिंग अ डे। ठीक है, अभी उसका इसमें देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। द सोल्जर फाइट्स, सिपाही लड़ते हैं, द सोल्जर फाइट्स फॉर द ग्लोरी, ग्लोरी मतलब ख्याति के लिए, यश के लिए, ख्यात के लिए लड़ते हैं। द सोल्जर्स फाइट्स फॉर ग्लोरी, ग्लोरी के लिए लड़ते हैं। एंड अ शिलिंग अ डे, शिलिंग अ डे मतलब और एक दिन में कुछ शिलिंग के लिए लड़ते हैं, कुछ शिलिंग वहां कोई मुद्रा हो सकती है, उसके लिए लड़ते हैं, कुछ आना, कुछ पैसे के लिए लड़ते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो कहाँ ग्लोरी की बात की जा रही है, कहाँ शिलिंग अ डे की बात की जा रही है, इसलिए इसको ये क्या कहेंगे, इसको एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स मैंने बोला कि एंटी क्लाइमेक्स को बैथास भी कहते हैं, ये भी बात याद रखने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 16 हमको देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 15 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। लिखा है फेयर इज माई लव एंड क्रूएल एज सी इज फेयर। नेक्स्ट क्या है, लिखा फेयर इज माई लव एंड क्रूएल एज सी इज फेयर, her brow shades frown, although her eyes are sunny. Her smiles are lightning, though her pride despair. These lines show the figure of speech. ये इसमें जो है क्या है, बोल रहा है कि fair is my love, sorry, fair is my love and cruel as she is, मतलब मेरा जो प्यार है, मेरी जो प्रेमिका है, फेयर इज माई लव, या जो मेरा प्रेमी है, जो मेरी प्रेमिका है, जो भी है उसकी बिलवेट जो है, फेयर इज माई लव, है ना, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। एंड क्रूएल एज सी इज फेयर, एंड क्रूएल, मेरी जो फेयर इज माई लव एंड क्रूएल एज सी इज फेयर, मतलब मेरी प्रेमिका, मैं जिसे प्रेम करता हूं वो जितना क्रूएल है, एज सी इज फेयर, उतनी ज्यादा वो खूबसूरत भी है। जितना ज्यादा वो निर्दयी टाइप की है, जितना ज्यादा वो निर्दयी टाइप की है, वह उतनी ही ज्यादा खूबसूरत भी है। ठीक है, हर ब्रो, उसका जो ब्रो है, हर ब्रो शेड्स फ्रॉन, ऑल्दो हर आईज आर सनी, यद्यपि उसकी आंखें जो हैं वो थोड़ा सनी है, और उसका जो ब्रोज है वो शेड उसका फ्रॉन है। ठीक है, तो बोल रहा है कि फेयर इज माई, जाहिर सी बात है किसी प्रेमिका की बात की जा रही है, क्योंकि हर ब्रो आया है, हर आईज आया है, तो इसलिए वो अपनी प्रेमिका की बात कर रहा था, अपनी बिलवेट की बात कर रहा है, राइट है। फेयर इज माई लव एंड क्रूएल एज सी इज फेयर, मगर फेयर इज माई लव, मेरी मतलब प्रेमिका जो है, मेरा जो प्रेम है, मेरी जो प्रेमिका है, वो बहुत फेयर है, बहुत ही फेयर है, बहुत ही खूबसूरत है। एंड क्रूएल एज सी इज फेयर, और उतनी निर्दयी भी है जितना वो खूबसूरत है, जितनी वो खूबसूरत है उतनी वो निर्दयी भी है। तो ये एंटीथेसिस है, क्या है, एंटीथेसिस है, हाँ एंटीथेसिस है इसमें, हाँ एंटीथेसिस है, ये एंटीथेसिस है। तो एंटीथेसिस का मतलब ये हो गया कि कोई बात कही गई हो, उसी के जस्ट जो है, उसी के जस्ट बात, जो दूसरी बात कही जा रही है उसी की जस्ट एकदम उल्टी हो, जस्ट उसके विपरीत हो,
तो वह हम उसको एंटीथेसिस बोलेंगे। इसमें जाहिर सी बात है, पहले वो अपनी प्रेमिका की बहुत तारीफ कर रहा है, साइमल्टेनियस वो तुरंत ही उसके तुरंत बाद वो कह रहा है कि वह जितनी सुंदर है उतनी ज्यादा वो निर्दयी भी है, उतनी ज्यादा वह निर्दयी है, या जितनी ज्यादा वो निर्दयी उतनी ही ज्यादा वो खूबसूरत भी है। तो ये दोनों बातें दोनों बिल्कुल जस्ट विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, दैट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस अब कहा गया है कि 16 क्वेश्चन जो 16 नंबर, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मतलब मानव जो है प्रस्ताव रखता है, ईश्वर के समक्ष मानव प्रस्ताव रखता है कि हमको ये चाहिए, हमको ये अच्छा है, हमारे लिए ये दे दो, हमारे लिए ये कर दो। एंड गॉड डिस्पोजेस, और ईश्वर उसका निस्तारण करता। मांगने के लिए तो तुम कुछ भी मांग लो, तुम्हें मिलेगा वही जो ईश्वर देना चाहेगा। ठीक है, मांगने के लिए तुम कुछ भी मांगो, प्रपोज चाहे कितना भी करो, कुछ भी करो, जो भी तुम प्रपोज करो। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। द फिगर ऑफ स्पीच विच इज फिगर ऑफ स्पीच, आप प्रपोज करते हैं और ईश्वर उसको डिस्पोज करता है, ईश्वर उसका निस्तारण करता है। प्रपोज डिस्पोज, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मतलब व्यक्ति अपना प्रस्ताव रखता है और गॉड उसको डिस्पोज करता है। ठीक है, ये एंटीथेसिस है, ये एंटीथेसिस है। तो इस तरह से जो फिगर ऑफ स्पीच हम कर रहे हैं बहुत बढ़िया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम के दृष्टि से कभी कभी यही पूछ ही लिया जाता है, बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन्स नेचर रन्स, ए मैन्स नेचर रन्स ईदर टू हर्ब्स और वीड्स, देयरफॉर लेट हिम सीजनably, ठीक है, water the one and destroy the other. The figure of speech, the man's nature either herbs or weeds, either herbs or weeds, either herbs or weeds, ये भी एंटीथेसिस है। So therefore let him seasonably water the one and destroy the other. Water the one मतलब एक को वाटर दो, वाटर द वन एंड डिस्ट्रॉय द अदर, और दूसरे को नष्ट कर दो, ये भी एंटीथेसिस है, ये भी आपका एंटीथेसिस है। ठीक है, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, है ना, गिव एवरी मैन दाई ईयर, ठीक है, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, मतलब सबको अपने ईयर दो, ठीक है, बट फ्यू दाई वॉइस, किसी किसी को अपनी आवाज दो, किसी किसी को भी अपनी, बस बहुत कम लोगों को अपना आवाज दो, ना के बराबर अपनी आवाज दो। ये जो है दोनों चीजें एक दूसरे की विपरीत हैं, दैट इज एंटीथेसिस, दैट इज एंटीथेसिस। नेक्स्ट है, टू वर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। टू वर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय है, एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, गलती करना मानवीय है और क्षमा करना दैवी है, क्षमा करना दैवी है। टू वर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, ये दोनों जो है आप एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए दोनों जो है एंटीथेसिस है, इसमें एंटीथेसिस होगा, इसमें भी। ये सारे एग्जांपल जो है वो एंटीथेसिस के हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे। टू वर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, इसमें भी एंटीथेसिस है। ठीक है, मतलब जो है गलती मनुष्य होती है और माफ उसे ईश्वर करता है, या ऐसे यूं भी इसको समझें कि टू वर इज ह्यूमन मतलब गलती करना मानवीय है और क्षमा करना वह दैवी है, ईश्वरीय है। तो ये दोनों चीजें हैं, एक गलती करना है, एक फॉरगिव करना, माफ कर देना, एक ह्यूमन है ह्यूमैनिटी को, एक डिवाइन है। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, दैट इज एंटीथेसिस। क्या है, एंटीथेसिस। फिर और देख लेते हैं 20 नंबर जो क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, even thus last night and 2 nights more I lay and could win thee sleep by any stealth, by any stealth। ठीक है, बोल रहा है कि which figure of speech has been used in the following lines, even thus last night and 2 nights more I lay and could win thee sleep by any stealth। sleep, ये देखो sleep by any stealth यहां पे लिखा है, तो ये लिखा है ओनोमोटोपोइया, ऑक्सिमोरॉन, एपोस्ट्रोफी, पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या है, इवन दस लास्ट नाइट एंड 2 nights more I lay and could win the sleep। देखो इसके बाद एपोस्ट्रोफी लगा, इसके बाद क्या है, एपोस्ट्रोफी लगा है,
ये एपोस्ट्रोफी है, ये एपोस्ट्रोफी है। एपोस्ट्रोफी अगर रहेगा तो एपोस्ट्रोफी कहीं ना कहीं लगा रहेगा। यह एक संबोधन है। क्या है? संबोधन है। जहां पर तुम्हें संबोधन दे दे, स्लीप बाई एनी स्टील, एक संबोधन है। दूसरा है, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, है ना? ठीक है, वो वर्ल्ड, ओ लाइफ, वो शैली की लाइन है, ये शैली की लाइन है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, एंड द फर्स्ट फुट स्टेप जो फर्स्ट फुट स्टेप जो उस पर रखता है, तो वाई माई फीट इज जस्ट ट्रेमलिंग। ठीक है, वो कह रहा है कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, अरे यह संसार, यह जीवन, यह वक्त, आज जब मैं मृत्यु की दहलीज पर जब मैं खड़ा हूं तो मेरे पांव लड़खड़ा क्यों रहे हैं? ठीक है, क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि आज जब अरे जिंदगी बोल, अरे दुनिया, अरे यह जिंदगी, अरे यह वक्त, जब आज मैं आखिरी दौर पर हूं, तो मृत्यु की दहलीज पर हूं, तो मेरे पैर लड़खड़ा क्यों रहे हैं? ठीक है, शैली की लाइन है, बहुत ही पैथेटिक है, बहुत ज्यादा दिल को फील कराने वाली यह लाइन है, बहुत ज्यादा। शैली ऐसा लिखते भी थे। तो जो ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम है, यह एक संबोधन है। किसको है? दुनिया को है, जिंदगी को है और वक्त को है। तो इसलिए इसमें जो है ये एपोस्ट्रोफी होगा, निश्चित तौर पे एपोस्ट्रोफी होगा। हाँ, एपोस्ट्रोफी है, ये एपोस्ट्रोफी है। ठीक है, उसके बाद एक है कि उसके बाद है द रूल्स, there rolls the sea where grows the tree, O earth, what changes hast thou seen? Thy figure of speech is used in these lines. The figure of speech used in these lines is, मतलब कह रहा है कि there rolls the sea where grows the trees, O earth. दिख रहा है ये फिगर ऑफ स्पीच? दिख रहा है। ठीक है, व्हाट चेंज हैज दाउ सीन? ठीक है, ओ अर्थ, अर्थ को डिमॉन्स्ट्रेट करके, अर्थ को इशारा करके, अर्थ की तरफ इशारा करके, संबोधित करके उसको कहा जा रहा है। इसलिए इसमें क्या होगा बच्चा? इसमें होगा एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी। हेल स्माइलिंग मॉन, इसमें भी एपोस्ट्रोफी होना चाहिए, इसमें भी। हाँ, एपोस्ट्रोफी है। हेल स्माइलिंग मॉन, द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड, फिगर ऑफ स्पीच, इसमें भी एपोस्ट्रोफी है, इसमें भी एपोस्ट्रोफी है, इसमें भी एपोस्ट्रोफी है। एक मिनट, इसमें भी एपोस्ट्रोफी है। हाँ, फिर दिया है। हाँ, इसमें भी एपोस्ट्रोफी है, एपोस्ट्रोफी इसमें, सॉरी, एक मिनट, एपोस्ट्रोफी, हाँ, इसमें एपोस्ट्रोफी है, ये क्वेश्चन। फिर लिखा है, नेक्स्ट है, एक्सॉल्ट वो शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज, ये देखिए बेल्स को इशारा करके। ठीक है, एक्सॉल्ट ओ शोर, ओ रिंग, ओ बेल्स, ये भी है एपोस्ट्रोफी, इसमें भी एपोस्ट्रोफी है, ये भी एपोस्ट्रोफी है, इसमें भी एपोस्ट्रोफी। डियर कम नियर एंड फियर नॉट, डियर कम नियर एंड फियर नॉट, डियर यहां आओ, मेरे पास आओ, एंड फियर नॉट, डरो मत, इज एन एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन, एसोनेंस, क्लाइमैक्स एंड नन ऑफ दिस। तो एसोनेंस का मतलब होता है कि वॉवेल साउंड का रिपीटिशन, कंसोनेंट साउंड का रिपीटिशन तो हो जाएगा एलिटरेशन। अभी इसमें डियर, ईयर शब्द आया है, डियर, ईयर, कम नियर, ईयर, एंड फियर, ईयर नॉट, मतलब ई साउंड का जो रिपीटिशन है वो बार बार हो रहा है। और अगर वॉवेल साउंड का रिपीटिशन बार बार होता है उसको हम बोलते हैं एसोनेंस। क्या बोलते हैं? एसोनेंस, दैट इज एसोनेंस। सो एकदम बिल्कुल कंफर्मली इसमें हम कह सकते हैं इसमें एसोनेंस। एलिटरेशन तो होता है जिसमें हम वॉवेल साउंड का उच्चारण बार बार करते हैं। क्लाइमेक्स तो आप जान ही गए कि क्लाइमेक्स कैसे कहते हैं, चढ़ते क्रम में कोई चीज हो, ठीक है, तो उसको हम क्लाइमेक्स कहते हैं। एंटी क्लाइमेक्स तो आप जान ही गए, एंटी क्लाइमेक्स को ही बैथास बोलते हैं, तो एंटी क्लाइमेक्स तो नहीं है।
एंटी क्लाइमैक्स नहीं है, एसोनेंस, एलिट्रेशन तो बिल्कुल नहीं है, क्लाइमैक्स भी नहीं है, इसमें होगा एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है जिसमें हम वॉवल साउंड का रिपीटिशन करें, उसको हम बोलते हैं एसोनेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वॉवल साउंड्स इज द स्ट्रेस्ड सिलेबल्स ऑफ सक्सेसिव वर्ड्स इज दैट इज एसोनेंस, दैट इज एसोनेंस। वही बात है, उसी को परिभाषित करते हुए लिखा है द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वॉवल्स ऑफ द स्ट्रेस्ड सिलेबल्स, मतलब सिलेबल पर स्ट्रेस डालकर, जैसे यहां देखा जाए डियर, कम, नियर एंड फियर नॉट, ई शब्द पर ई जो ई साउंड है, ई साउंड पर ज्यादा जोर दिया गया है, ई साउंड पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं। डियर, कम, नियर एंड फियर नॉट, डियर, नियर, फियर दोनों मिल रहा है ना, तो इसमें जो साउंड का रिपीटेशन है वो वॉवेल साउंड का रिपीटेशन है। अगर हम वॉवेल साउंड का रिपीटेशन करते हैं दैट इज एसोनेंस कहते हैं, उसको हम एसोनेंस कहते हैं। वही उसी की डिफिनेशन का क्वेश्चन यहां बना दिया, लिखा है द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वॉवेल साउंड्स, जो सिमिलर साउंड का जो वॉवेल साउंड का अगर रिपीटिशन बार बार हो रहा है, जैसे ई साउंड का रिपीटिशन यहां पर हो रहा है, तो वो ई जो है वो वॉवेल साउंड है, ये ई जो है वॉवेल साउंड है, ये वॉवेल साउंड है, ये वॉवेल साउंड है। तो जहां पर भी वॉवेल साउंड का रिपीटिशन होगा उसको हम क्या बोले, एसोनेंस कहेंगे, वो फिगर ऑफ स्पीच एसोनेंस होगी, इसलिए राइट आंसर बी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फिगर ऑफ फिगर वॉवेल साउंड्स आर रिपीटेड। वॉवेल साउंड का रिपीटेशन किसमें करते हैं, जाहिर सी बात है वही एसोनेंस में करते हैं, वही चीज इसमें दिया एसोनेंस साउंड। इन विच फिगर ऑफ स्पीच वी फाउंड द रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड रिपीटेशन किसमें कहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे एसोनेंस कहेंगे, उसको हम एसोनेंस कहेंगे। ओके, अब हम दूसरा देख लेते हैं, हाँ। द नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स का मतलब ही है, एंटी क्लाइमैक्स मैंने बोला था अभी, जस्ट बताया कि बैथास कहते हैं, एंटी क्लाइमैक्स को क्या कहते हैं, बैथास कहते हैं। जैसे एंटी क्लाइमैक्स वो होता है कि कोई चीज घटते हुए क्रम में ऐसे आए कि वह हास्यास्पद हो जाए, कोई चीज ऐसे घटते क्रम में आए कि उसको हम इतना ही ज्यादा डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको हम लेते चले जाएं कि वह चीज अपने आप में उसमें हंसी आने लगे, हास्यास्पद हो जाए। जैसे मैं कहूं कि वह एक ट्रेन हादसे में अपने पिता को खोया, अपनी मां को खोया, अपनी पत्नी को खोया, अपनी बच्चे को खोया, फिर हम तुरंत कहें कि अपना वह पर्स भी खो दिया, अपनी घड़ी भी खो दिया, सब कुछ खो दिया। तो कहां मां बाप को खोया और कहां अपने पर्स को खोया, तो ये बात जो है घटते हुए क्रम में इतना नीचे गिर गई, वो हास्यास्पद हो गई। इसको हम बोलते हैं बैथास। क्या बोलते हैं, बैथास। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे बैथास किसे कहेंगे, उसको एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं। जो एंटी क्लाइमैक्स होता है उसी को बच्चा बोलते हैं बैथास। क्या बोलते हैं, बैथास। इसमें ये साउंड, ये सही है, करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये जो है दिस इज द राइट आंसर, बैथास इज द राइट आंसर, एंड बैथास इज आल्सो नोन एज द एंटी क्लाइमैक्स, दैट इज एंटी क्लाइमैक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sudden ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the novel or pathetic achieves the ludicrous. This is the best description of the term, that is bathos. That is bathos. bathos को ही तो बोले हैं एंटी क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, दैट इज एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स का मतलब ही है कि बैथास, और बैथास का मतलब ही हो गया कि कोई चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे आते आते वो घटते क्रम हो जाए। बोला अ सडन एंड रेडिकुलस, रेडिकुलस मतलब होता है हास्यास्पद, अ सडन एंड रेडिकुलस डिसेंड मतलब नीचे गिरना, फ्रॉम द एक्साल्टेड टू द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी, ठीक है, एक सामान्य प्लेस से और नीचे गिरते चले जाना। स्पेशली व्हेन अ राइटर इज स्ट्राइविंग द नोबल और पैथेटिक अचीव द ludicrous, there is the best description of the term, that is bathos, that is bathos। फिर नेक्स्ट है it is a grammatical term, it is a grammatical term which refers to the inversion of word order from one class to another। मतलब एक क्लास से दूसरे क्लास में जो रिपीटिशन है, इन्वर्जन है, वो है, बोल रहा है सॉरी, इट इज ए ग्रामेटिकल टर्म, यह एक ग्रामर का टर्म है
विच रिफर्स टू द इन्वर्जन, जो हमें इन्वर्जन को दिखाता है, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, इन्वर्जन को दिखाता है ऑफ वर्ड्स वर्ड ऑर्डर फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, वन क्लास टू अनदर, उसको बोलते हैं श्यामस, श्यामस, दैट इज CHIASMUS, श्यामस बोलते हैं, ठीक है। फिर लिखा है वन शुड ईट टू लिव, वन शुड ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट, नॉट लिव टू ईट, यही वर्ड है, यही ये जो लाइन है, वन शुड ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, देखिए जो 30 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है कि इट इज ए ग्रामेटिकल टर्म। सबसे पहले बात तो देखेंगे कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, वो कह रहा है कि इट इज ए ग्रामेटिकल टर्म, यह एक ग्रामर का टर्म है, विच रिफर्स टू द इन्वर्जन, जो इन्वर्जन को दिखाता है, इस इधर का इसमें, ठीक है, और फिर इधर का ऐसे, ये इन्वर्जन, ये इधर, फिर देन ये इधर, मतलब दोनों इधर। वर्ड्स पलट दिए जाए, वर्ड्स क्या कर दिए जाए, पलट दिए जाए, क्या उन्हें उल्टा लटका दिया जाए, ऐसा नहीं, वर्ड्स पलट दिए जाए का मतलब है कि वन शुड ईट टू लिव, किसी व्यक्ति को, जैसे एक उदाहरण देते हैं फिर इसको समझते हैं, वन शुड ईट टू लिव, किसी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को ईट टू लिव, खाना चाहिए जीने के लिए, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को खाना चाहिए जीने के लिए, नॉट लिव टू ईट, नॉट लिव टू ईट, जीना चाहिए खाने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम खाने के लिए ही जी रहे हैं, कि कब मिले कब खाएं, कब मिले कब खाएं, हम इसलिए जिंदगी नहीं जी रहे हैं, हम इतना खा लें कि हम जी सकें, इसलिए ना जिए कि हम खा सकें। कहने का मतलब है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो जी ही रहे हैं, बस हम खाने के लिए, जहां मिल जाएगा वहां हम खा लेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है ईट टू लिव और लिव टू ईट में फर्क ये है कि वन शुड ईट टू लिव, मतलब हम सबको खाने के लिए जीना चाहिए, हम सबको खाना चाहिए इसलिए ताकि हम जिंदा रह सके, नॉट लिव टू ईट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जिए ताकि हम खा सकें, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, राइटर जो है वो शब्दों पर खेल रहा है, इसका इन्वर्जन है लिव, ईट टू लिव, लिव टू ईट, इसके इन्वर्जन है, उसी इन्वर्जन की बात कर रहा है कि इट इज ए ग्रामेटिकल टर्म, यह एक व्याकरणीय टर्म है, विच रिफर्स टू द इन्वर्जन, जो इन्वर्जन को दिखाता है कि मतलब शब्दों को पलट दिया जाता है, जैसे लिव टू ईट और ईट टू लिव कर दिया, ऑफ वर्ड्स ऑर्डर फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, दैट इज सियामश, दैट इज सियामश, इसको चियासमस कह सकते हैं, दैट इज चियासमस, ठीक है। वन शुड ईट टू लिव, नॉट टू ईट टू लिव, एंड आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, मतलब ये मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, पहला सेंटेंस। मतलब एक तो उदाहरण ये हो गया, दूसरा उदाहरण ये है नॉट आस्क, आस्क नॉट मतलब पूछो मत, व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि पूछो इस बात को कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, ये बात। तो ये शब्दों पर खेल गया, शब्दों पर हम एक शब्दों का इन्वर्जन है, वर्ड्स का इन्वर्जन, एंड वर्ड्स इन्वर्जन इज नोन एज चियामश। सो ये क्वेश्चन सही, ये राइट है आंसर। सो नेक्स्ट देख लेते हैं और फिर यही लास्ट करते हैं, उसके आगे हम पढ़ेंगे। लिखा है दिस रिटोरिकल फिगर इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म फॉर द लेटर, एक मिनट, हाँ, दिस रिटोरिकल फिगर इज derived from the Greek term for the letter X or for a crossover. It is a literary figure in which words grammatical constructions or concepts are repeated in reverse order. वही बात है, कॉन्सेप्ट या वर्ड्स का जो है रिपीटिशन हो, ठीक है, तो उसका कंस्ट्रक्शन ऐसे हो कि वो कॉन्सेप्ट का और उसका रिपीटिशन हो, रिवर्स हो, वही उसी को हम बोलते हैं श्यामश, यही बोलते हैं। फिर क्या है, कंसीडर द स्टेटमेंट, ये 33 ये हम बाद में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, यहां तक हमने कर लिया है। इसके बाद हम
और जितना भी बचा हुआ सब क्वेश्चन है इसमें हम लोग करेंगे। और बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और ये बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं और इंटरमीडिएट में भी आते हैं। फिगर ऑफ स्पीच के बहुत सारे क्वेश्चंस में आएंगे। और मुझे लगता है, उम्मीद इसके पहले जो एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन था फिगर ऑफ स्पीच का, वो आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी हम जो एग्जांपल्स कर रहे हैं उससे भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो मुझे लगता है कि आगे लगभग 100, 150, 200, 300 क्वेश्चन और होंगे, तो उसको हम किसी एक और दूसरी वीडियो में समझेंगे। बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन एंड कीप वॉचिंग विकास ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।